अब हम देखेंगे पावर एंड राइट्स ऑफ द सीएजी, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके क्या पावर है, क्या राइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऑडिट में ये पीएसयू ऑडिट आप आगे पढ़ेंगे उसमें भी ये पॉइंट आएंगे, और इस पर काफी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं पीएसयू ऑडिट के अंदर भी। ठीक है, तो इसे मैं एक बार ये पूरा जितना भी ये थ्योरी लिखी हुई है मैंने इसको साइड में समराइज कर दिया है, तो आप ये एक बार देख लीजिए। सीएजी अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, और ऑडिटर क्या करेगा, सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर जो ऑडिट करेगा तो उसकी कॉपी को वो सबमिट कर देगा सीएजी को। ठीक है, सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीजें और देगा, डायरेक्शंस इशूड बाय द सीएजी, सीएजी ने कोई भी डायरेक्शंस दी थी कि ऐसे काम करना है, जो भी है डायरेक्शन जो भी दी थी वो सारी की सारी उसमें डालेगा, एंड एक्शंस टेकन देयर ऑन, ऑडिटर ने क्या एक्शन लिए उसके ऊपर, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, एंड द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस एक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी। अब नेक्स्ट टाइम इसमें सीएजी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऊपर रिसीव हुई थी ना यहाँ पर। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करने के 60 दिन के अंदर सीएजी क्या करेगा, कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब उसको लगता है कि और ऑडिट कराने की जरूरत है, कोई सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने की जरूरत है, तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराएगा, या फिर वो उसी पे कमेंट अपॉन कर देगा या सप्लीमेंट कर देगा सच ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है, तो अगर वो कंडक्ट करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट, किससे करा सकता है, सच पर्सन और पर्संस ही में ऑथराइज, जिससे भी वो चाहे किसी और से सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। अगर कमेंट अपॉन, अगर वो कमेंट करता है उसी ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वो कमेंट जो है सेंट बाय द कंपनी, कंपनी हर किसी को सेंड करेगी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिसको हक है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने का। ठीक है, तो उसको भी ये सीएजी का कमेंट भी डिलीवर करा जाएगा, एंड आल्सो प्लेस बिफोर द एजीएम, एजीएम में भी प्लेस करा जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट ऑडिट, टेस्ट ऑडिट में क्या, सीएजी बाय एन ऑर्डर कभी भी टेस्ट ऑडिट करा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, इसमें सबसे पहले है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स। ठीक है, कुछ मैटर्स पे इंक्वायरी कैसे करेंगे। अब इसके लिए मैंने एक कोड बनाया जिससे आपको ये 5-6 पॉइंट इजीली याद हो जाएंगे। क्या है, एलआईसी ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस, एल से क्या है आपके 2 पॉइंट बनेंगे, आई से फिर देन सी एंड देन ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, एल से मैं बता देती हूँ क्या है 2 पॉइंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड। लोन्स एंड एडवांसेस से एक ये पॉइंट कवर होगा और एक ये पॉइंट कवर होगा। लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है कि प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है। आपको पहली बात तो अगर ये पॉइंट्स लिखने हो तो हमेशा याद रखना वेदर से यूज करोगे हर सेंटेंस को। ठीक है, वेदर 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 वेदर, हर सेंटेंस को वेदर से यूज करोगे। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस क्या प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, क्या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, प्रेजुडिशियल मतलब हार्मफुल है, क्या हार्मफुल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, ये ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस जो है क्या शोन एज डिपॉजिट, कहीं कंपनी ने डिपॉजिट की तरह तो शो नहीं कर रखे। ठीक है, ये वाली चीज भी ऑडिटर चेक करेगा। I4 क्या था आपका, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी जो है ना ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना ही बैंकिंग कंपनी है, फिर भी इसने सो मच ऑफ द सेट ऑफ द कंपनी सोल्ड कर दिया, और जो सेल करी है ना, सेल जो करी है, सेल प्राइस जो है लेस देन द कॉस्ट प्राइस पे करी है। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया है तो ऑडिटर को उस पर भी रिपोर्ट करना होगा, मतलब उसको भी इंक्वायरी करना होगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी फॉर क्या था, अलॉटेड फॉर द कैश, मतलब सी फॉर द कैश। ठीक है, अगर आपने शेयर्स अलॉट करे हैं फॉर कैश, क्या कैश एक्चुअली बीन रिसीव, आपको क्या एक्चुअली रिसीव हो गया है। अगर रिसीव नहीं हुआ है, अगर नॉट सो रिसीव, ठीक है, अगर रिसीव नहीं हुआ है, वेदर द पोजीशन जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वो करेक्ट शो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है और आपने बुक में उसका रिफ्लेक्शन सही नहीं दिया है, तो उस केस में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजेक्शन, फिर है हमारा एक्सपेंसेस। ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे वेदर ट्रांजेक्शन जो है रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज, ऐसा तो नहीं है जस्ट बाय बुक एंट्रीज दिखा दिया और एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं कर रखा कहीं कंपनी ने, ये चीज भी ऑडिटर चेक करेगा। फिर उसके बाद आ जाइए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, वेदर पर्सनल एक्सपेंडिचर हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, ऐसा तो नहीं है आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट P&L से चार्ज कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं किया कंपनी ने, ये चीज भी ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। अब है हमारा ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या ड्यूटी है आपकी। ठीक, इन सबको मैंने याद करने के लिए कोड बनाया है जो कि है ABCDEF रेम्युनेशन और अदर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, F तक ये आएगा एंड देन रेम्युनेशन एंड अदर्स। ठीक है, B के अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे, वो क्या क्या चीजें होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो सारी चीज, सारे पॉइंट्स आपको वेदर से, अगर आपको ये लिखने की जरूरत पड़ जाए तो याद रखना वेदर से स्टार्ट होंगे, क्या ये वेदर। ठीक है, A से आपका ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्या ऑडिटर ने सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है, वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्या ऑडिटर ने सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है। फिर B के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स ये कवर हो जाएंगे। पहला है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कैप्ट करे हुए हैं कंपनी ने, क्या ब्रांच ऑफिस ने रिपोर्ट जो है ऑडिटर को सेंड कर दी है, हैज बीन सेंड टू हिम। थर्ड है हमारा बैलेंस शीट, इसमें क्या है कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट जो है आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है ना, मतलब उसी के हिसाब से बनाई है ना ये बैलेंस शीट और P&L। ठीक है, ये ऑडिटर को चेक करना है। ठीक, अब हमारा C से है ये पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, C का मतलब है कंट्रोल। ठीक है, तो क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट प्लेस करे हुए हैं कंपनी ने। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है नहीं अप्लाई होगा, किस किस पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये क्या है अगर प्लेस नहीं भी करें तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये किस किस पे अप्लाई नहीं होगा, 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, स्मॉल कंपनीज पे नहीं होगा, एंड प्राइवेट कंपनीज जिसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग्स जो है 25 करोड़ से कम है, ठीक है। तो उन लोगों पे ये पॉइंट ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला। फिर नेक्स्ट है हमारा डी से डी का मतलब है डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो इसमें क्या, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर, ठीक है। लॉ में आप सेक्शन 164 देखेंगे जिसमें डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। तो क्या ये डिस्क्वालीफाइड है तो ये इस पॉइंट में कवर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ई से हमारा इंश्योर करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटर को ये चीज चेक करनी है। ई के बाद है हमारा एफ का मतलब है हमारा फंक्शनलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसमें क्या है, ऑडिटर को कमेंट करना है ऑन द मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी ऐसे मैटर्स जिनका क्या है कंपनी के फंक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, उस पे उन फंक्शंस पे उसको कमेंट करना है, ठीक है। क्लियर है। अब हम देखेंगे रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये वैसे अभी ऐड नहीं हुआ है, काफी टाइम पहले ही हो गया था, लेकिन स्टडी मैट में लिखा नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज विद इन लिमिट, ठीक है। लॉ में आप डायरेक्टर चैप्टर में देखेंगे कि 5%, 10%, 11%, ये एक लिमिट होती है कि आप इतना ही रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। तो अगर उसने रेम्यूनरेशन कंपनी ने अगर ज्यादा पे करा है तो ऑडिटर को यहाँ रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो वेदर रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज विद इन लिमिट, उतने ही लिमिट में दी है ना जो 197 में लिमिट दी हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट है हमारा अदर मैटर्स, ठीक है। हमने वहां देखा था ना ABCDEF रेम्यूनरेशन और अदर्स, ठीक है। अदर्स मैटर में क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, तो अदर मैटर्स में क्या है, ये हमारे 3 पॉइंट पहले से थे कि इसमें फर्स्ट क्या था, क्या कंपनी ने ये पेंडिंग लिटिगेशन के इम्पैक्ट को डिस्क्लोज किया हुआ है। तो कंपनी के पास अगर कोई मटेरियल फॉरसेबल लॉसेस है उसके रिगार्डिंग कंपनी ने प्रोविजन बनाई हुई है। क्या कंपनी ने कोई डिले कराया ट्रांसफर करने में अमाउंट को इनटू द IPF मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड, अगर इसमें ट्रांसफर करने में क्या कंपनी ने कोई डिले किया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे पहले से थे, ठीक है, इनके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग होगी। तो अब क्या इसमें हमारे 3 पॉइंट और ऐड हुए हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो 4 में क्या था, वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, क्या मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया है कि नो फंड्स हैव बीन एडवांस और लोन्स और इन्वेस्टेड। तो इसमें फर्स्ट में बताया मैनेजमेंट क्लियर बोल रही है कि उसने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिए हैं। इस वाले में क्या है, हैव बीन रिसीव, ठीक है, ना ही कोई लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव करे हैं, ना दिए हैं ना लिए हैं, ठीक है। तो थर्ड में क्या था, ऑडिटर ने ये सब चीजें कंसिडर कर ली है, रीजनेबल है, और नथिंग कम टू देयर नोटिस कंटेन ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं आया उसके नजरों में जिससे लगे कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें मैं दोबारा से बता देती हूँ, लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड पॉइंट है। तो पहला है हमारा कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिए हैं, इन्वेस्टेड नॉट नहीं दिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, रिसीव ना ही लिए हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड में ऑडिटर ने ये सब चीजें चेक कर लिया, उसको रीजनेबल लग रहा है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो अब हमारा इसमें 5th पॉइंट क्या है, वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर और पेड, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है आपने पे किया है वो सेक्शन 123 के हिसाब से है ना, 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से है या नहीं, ठीक है। ये ऑडिटर को चेक कर। तो अब इसमें 6 पॉइंट में क्या है, यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या उसने वो सॉफ्टवेयर यूज करा है विच हैज ए फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी, मतलब ये फीचर उसमें होना चाहिए, सेम जो है ऑपरेट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, ठीक है। तो ये फीचर जो है ना उसमें ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है वो टेम्पर नहीं होना चाहिए, वो प्रिजर्व होना चाहिए, वो सेम कंटिन्यू होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये हमारे 4, 5, 6 पॉइंट अभी ऐड हुए हैं, इससे पहले सिर्फ हमारे अदर मैटर्स में हमारे 3 पॉइंट हुआ करते थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ किससे क्या क्या चीज थी। ए से था हमारा ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लिया, बी से क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करे हुए हैं एंड ब्रांच ऑफिस ने जो है रिपोर्ट सेंड कर दी है, और तीसरा बी से क्या था, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से लाई कर रही है, मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। सी से हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स था, प्रॉपरली एडिक्वेट है। डी से हमारा डिस्क्वालिफिकेशन था ऑफ द डायरेक्टर। ई से हमारा क्या था, एंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड द एफ से हमारा क्या था, फंक्शनलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। एफ से था हमारा फंक्शनिंग ऑफ कंपनी पे कमेंट, अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट है तो, ठीक है। आर से हमारा रेम्यूनरेशन था कि विद इन लिमिट्स होना चाहिए रेम्यूनरेशन। और फिर क्या है हमारा अदर्स, अदर्स में हमारे पहले 3 पॉइंट्स, अब हमारे 3 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। जो एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला था कि इसने 3 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। पहला जिसमें अदर्स में हमारे 3 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं। पहला था हमारा मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उसने कोई लोन्स एंड एडवांसेस ना रिसीव करे हैं, ना ही उसने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, और इसके रिगार्डिंग ऑडिटर भी क्लियर बोल रहा है कि हाँ कोई मैसेज स्टेटमेंट नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है। एक और पॉइंट क्या ऐड हुआ था हमारा, डिविडेंड से रिलेटेड था कि जो डिक्लेयर और हमारे पेड हो रहे हैं 123 से कंप्लाई कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट था ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी के रिगार्डिंग था कि वो फैसिलिटी जो है थ्रू आउट ईयर होनी चाहिए, फीचर जो है ऑडिट ट्रेल का वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल ABCDEF रेम्यूनरेशन अदर्स, ठीक है।
अब हम कुछ सेक्शंस और देखेंगे और ये मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाए हैं क्योंकि ये स्टडी मैट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ था, तो आप यहाँ से इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा ब्रांच ऑडिट। ठीक है, ब्रांच अगर हमारी इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, अगर इन इंडिया है तो कंपनी का ऑडिटर करेगा या फिर कोई अदर पर्सन क्वालिफाइड। ठीक है, तो ब्रांच ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर। देखो कंपनी होती है और एक ब्रांच होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर ब्रांच आपकी इन इंडिया है तो कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर सकता है या फिर कोई अदर पर्सन क्वालिफाइड है तो वो ब्रांच ऑडिट कर सकता है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी का ऑडिटर कर सकता है या फिर कोई और अदर पर्सन क्वालिफाइड है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि ब्रांच जो है आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो उस कंट्री में जो भी पर्सन क्वालिफाई है, ठीक है, तो उस केस वो वहां ऑडिट कर सकता है, ब्रांच ऑडिट। ठीक है, क्लियर। फिर है हमारा राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर की क्या राइट और ड्यूटीज होती है? सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की हमने 143(1-4) में लिखी थी ना, इंक्वायरीज के बारे में भी था हमारा, इसमें सारी चीजें थी। मैटर्स हमारा LIC ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस वाला कोड भी इसी के अंदर आ जाएगा, ABCD या फिर अदर रेमिनेशन वाला कोड वाले कंसेप्ट थे वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सेम हमारे ब्रांच ऑडिटर पे भी लगेंगे। प्रिपेयर, ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? प्रिपेयर द रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को दे देगा। अब कंपनी क्या करेगी? देन उस जो ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट आई है ना, उसको अपनी रिपोर्ट में कंसिडर कर लेगी, ऑडिटर डील विद इट। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में डील कर लेगा इससे। अब हम देखेंगे पेनल्टी का सेक्शन। ठीक है, ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेनिंग 139 to 146। आपने कहीं पे भी आपने अगर कॉन्ट्रावेंशन करा है और इसका स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी हुई है तो वो उसके पेनल्टी हमारे यहाँ लग जाएगी। 143 to 146 और 148 इन सब में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करा है तो उसकी पेनल्टी यहाँ लगेगी 147 के अंदर। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उस पर मिनिमम फाइन लगेगा 25,000 रुपए, मैक्सिमम लगेगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, तो कंपनी से तो कम ही लगेगा, 25 यहाँ था, यहाँ 10,000 हो गया, यहाँ 5 लाख था, यहाँ 1 लाख हो गया है। क्लियर। फिर हमारा ऑडिटर। ऑडिटर में क्या है? अगर ऑडिटर ने कोई इंटेंशनली यानी मन से गलती करी है, अनइंटेंशनल करी है। ठीक है, अगर मतलब गलती से हो गई है, उसने मन से गलती नहीं करी है, इंटेंशनली करी है, तो 50,000 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है, या फिर 8 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रेमिनेशन। जो भी उसको रेमिनेशन मिल रहा है उसका 8 गुना अमाउंट, उतनी पेनल्टी लग सकती है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो पेनल्टी लगेगी, या फिर 1 साल की जेल लग सकती है, और या फिर दोनों चीजें लग सकती हैं। अनइंटेंशनल में क्या होगा? 25,000 से आपकी 5 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी, और 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई मन से गलती करोगे तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी, और अनइंटेंशनल में आपने क्या है, गलती से हो गया, मन से नहीं किया है, तो यहाँ पेनल्टी कम लगी। यहाँ 8 टाइम्स था, यहाँ सिंपल आधा टाइम कर दिया ऑफ द रेम्युनरेशन। ठीक है, रेम्युनरेशन का आधा कर दिया, 50 का यहाँ 25 कर दिया, 25 का यहाँ 5 लाख कर दिया है। ठीक है, तो 50 का आधा यहाँ 25 लाख कर दिया, और 25 का यहाँ 5 लाख कर दिया है। ठीक है, और इसमें क्या जेल वेल का कोई नहीं है, बस इंटेंशनल अगर आपने कोई चीज करी है तो ही जेल है, बाकी हमारे इस किसी भी चीज में हमारी जेल नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, पेनल्टी हो गया सेक्शन 147 के अंदर। अब आ जाइए सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा भैया? सिंपल सी बात है, कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कभी भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसी से बैठा के कॉस्ट ऑडिट कराने बैठा गए। नो नो नो, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट ही करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कब कैसे करेंगे? इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या, साल का जब शुरुआत होता है उसके 180 दिन के अंदर अपॉइंट करना है आपको, और वो कंटिन्यू करेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ क्या था? कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ क्या है? क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, टिल द एक्सपायरी। ठीक है, 180 डेज यहाँ पर है, 180 डेज यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा मैंने साथ इसलिए लिख दिया है, इससे आपको थोड़ा सा आप इससे मैच कर सको इस चीज को। यहाँ कमेंसमेंट था, यहाँ क्लोजर था, और दोनों में 180 डेज था। यहाँ पर क्या है आपका एक्सपायरी में? एक चीज और याद रखना है, टिल द सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। भाई ये सबमिट हो गया तो अब इसका क्या काम? ठीक है, तो ये वाली चीज और आ जाएगी। कंपनी को क्या इन्फॉर्म करना है कॉस्ट ऑडिटर को ऑफिस अपॉइंटमेंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था 139 में वो क्या इन्फॉर्म कर रहा था ना, ऑडिटर को इन्फॉर्म कर रहा था और आरओसी को इन्फॉर्म कर रहा था। ठीक है, जो आरओसी का एडीटी 1 फॉर्म में किया था, ऐसी सेम है कंपनी को इन्फॉर्म करना है कॉस्ट ऑडिटर को विद अपॉइंटमेंट, और फाइल नोटिस विद द सीजी या सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है इन द फॉर्म CRA-2। ठीक है, वहाँ क्या था हमारा आरओसी को इन्फॉर्म करना था, यहाँ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। फाइल नोटिस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म CRA-2। ठीक है, नोटिस जो फाइल करना है 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग और 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है, 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 डेज ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले होगा। ठीक है,
तो उतने टाइम में इसको नोटिस फाइल कर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑडिट रूल्स, जो कि हमारे रूल 3 के अंदर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को बनाने पड़ते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को मेंटेन करने होते हैं। तो कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और उनके पिछले साल का टर्नओवर, ये याद रखना पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल का टर्नओवर जो है 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन सभी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। उस कंपनी में हमारे कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड हो जाती है, कंपनी का मतलब है इंक्लूड फॉरेन कंपनी, सारी फॉरेन कंपनीज पे भी ये प्रोविजन लगता है, लेकिन नहीं लगता है किस पर, माइक्रो पर, मीडियम पर या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी एंटरप्राइज होते हैं उन पे ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का क्राइटेरिया नहीं लगता है। एक्सक्लूड माइक्रो, मीडियम एंड द स्मॉल एंटरप्राइजेस बट इंक्लूड्स द फॉरेन कंपनी, ठीक है, ये याद रखना। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अभी तक तो हमने ऊपर देखा था कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, अब क्या है यहाँ पर ऑडिटेड भी कराने पड़ेंगे। ऑडिटेड कब कराने पड़ेंगे, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर रेगुलेटेड से करते हैं और ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्लस में टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज की, किसी एक प्रोडक्ट को बेचने की या सर्विसेज को देने की, ठीक है, टर्नओवर, उससे अगर टर्नओवर जो आ रही है पूरे साल में अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा आ रही है, तो वो आप उस केस में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ टर्नओवर के केस में क्राइटेरिया आपका हो जाएगा 100 करोड़, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी आपकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज की टर्नओवर जो भी है 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, रेगुलेटेड सेक्टर में आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट कराए, मतलब 50 करोड़ से जैसी ज्यादा हुई ना आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, जबकि नॉन रेगुलेटेड में क्या है, आपको 100 करोड़ से ज्यादा होता है तब जाकर आपको ऑडिट करानी होती है। एक बात याद रखना, ये रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका ऑडिट का प्रोविजन लगता है, ठीक है, ये याद रखना है, प्लस है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज जो भी है कॉस्ट ऑडिटर की, ठीक है, तो वो सेम होंगे एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। देखो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज सब कुछ सेम होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उठाकर आप कॉस्ट ऑडिटर बना दो, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेपरेट होता है एंड द कॉस्ट ऑडिटर सेपरेट होता है, हालांकि इनके ये सब चीजें सेम रहेंगी। रेम्युनरेशन जो है रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी जैसे रिकमेंड करेगी और अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूव कर देगा एंड रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, मतलब तीनों चीजें हो जाएंगी तो उसको रेम्युनरेशन फिक्स हो जाएगा एंड द पेनल्टी। तो अब इसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑडिटर वाले सेक्शन में जितने भी कॉस्ट ऑडिट का हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आपने गलती कर दी, नहीं मेंटेन कराया, ऑडिट नहीं कराया, कुछ भी चीज है आपको XYZ, ठीक है, पेनल्टी आपकी 147 के अंदर आ जाएगी, इसकी सारी की सारी पेनल्टी जो है 147 के अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद एग्जाम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट टू द कंपनी, ठीक है, मतलब इन केस में अगर इन कंपनीज को एग्जाम्पशन है, मतलब कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। सिर्फ ये एग्जाम्पशन जो है कॉस्ट ऑडिट किया, हुज रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, अगर रेवेन्यू मतलब किसी कंपनी ने अगर एक्सपोर्ट करा है और पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू इन फॉरेन एक्सचेंज जो है 75% से ज्यादा है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब जितना भी ये पैसा कमा रही है ना उसका 75% वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा उठा रही है, तो उस कंपनी को एग्जामिशन दे दिए कि हाँ आप कॉस्ट ऑडिट मत कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो ऑपरेटिंग कर रही है फ्रॉम द SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन से काम कर रही है, तो उस केस में भी आपको एग्जामिशन है, आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा एंगेज इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब खुद के लिए ही आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इवन तो एग्जामिशन इज ग्रांटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिट, मैंने अभी आपको बताया था ना, कॉस्ट ऑडिट से आपको एग्जामिशन बेशक से मिली हो, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं करे तो सिंपल आपको 147 की पेनल्टी लग जाएगी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा फ्रॉड रिपोर्टिंग, राइट, ठीक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले देखेंगे फ्रॉड का अमाउंट जो है, यहाँ क्राइटेरिया याद रखना 1 करोड़ का। अगर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ लेस देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो क्या होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो क्या होगा। अगर फ्रॉड का अमाउंट जो है लेस देन 1 करोड़ है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन 2 days ऑफ नोइंग ऑफ फ्रॉड। जैसी फ्रॉड पता चला 2 दिन के अंदर इसको बताना होगा बोर्ड या ऑडिट कमेटी को। ये तो था ऑडिटर को क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में ये कुछ स्पेसिफाइड डिटेल्स देनी पड़ेगी। स्पेसिफाइड डिटेल्स का मतलब है ये तो 3 तो हमारे यही हो गए, नाप, NAP नेचर, अमाउंट एंड P का मतलब पार्टीज, ये नाप देना पड़ेगा। प्लस में कंपनी ने क्या क्या एक्शन लिए, रेमेडियल एक्शंस टेकन देयर ऑन, ये चीज और बतानी होगी, ठीक है। ये वाला क्लियर है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ का है, अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ का है तो उस केस में ऑडिटर को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कंपनी को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। ऑडिटर को क्या करना होगा, 2 दिन के अंदर इमीडिएटली, यानी 2 दिन के अंदर उसको बताना है, नाप बताना है, ठीक है, नेचर, अमाउंट एंड द पार्टीज इन्वॉल्व। कंपनी को नाप तो बताना है, उसके साथ साथ रेमेडियल एक्शंस उसने क्या क्या लिए कंपनी ने, ये चीज भी बतानी है। अब इसके बाद क्या है, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट 1 करोड़ और अबव, मतलब 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को उस केस में रिपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ CG,
सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। यहाँ पे सीजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन द फॉलोइंग मैनर। कैसे करना पड़ेगा? 2 दिन के अंदर, सिंपल जैसे यहाँ पे था 2 दिन के अंदर, जैसे ही पता चला 2 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट देनी, इसको फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होगी। एंड रिपोर्ट आल्सो टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को भी ये रिपोर्ट करेगा। अब जो बोर्ड या ऑडिट कमेटी को जो इसने रिपोर्ट करी है, ये उसके रिप्लाई का इंतजार करेगा 45 डेज का। सीक रिप्लाई विद इन 45 डेज, ठीक है। अगर रिप्लाई आ जाता है 45 डेज, यानी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन रिसीव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 45 डेज में अगर आ जाता है, अगर नहीं मिल पाया, नॉट स्टिपुलेटेड, नॉट रिसीव विद इन टाइम, यानी 45 दिन के अंदर नहीं मिलता है। देखो अगर इसे रिप्लाई ऑब्जर्वेशन 45 दिन के अंदर मिल जाता है, तो इस केस में इसको क्या क्या करना होगा? अब एक तो रिपोर्ट देनी होगी, प्लस में रिप्लाई जो भी इसे 45 दिन के अंदर मिला है, प्लस में इसका खुद का कमेंट। ये तीन चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी विद इन 15 डेज, ठीक है। अगर विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई ऑब्जर्वेशन, अगर आज रिप्लाई ऑब्जर्वेशन मिला है ना, यहाँ से 15 दिन के अंदर इसको ये 3 चीजें देनी होंगी, ठीक है। अगर नहीं मिल पाया विद इन 45 डेज, यानी नॉट रिसीव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो हम यहाँ पर 45 दिन में इसका इंतजार कर रहे थे ना इसके रिप्लाई का, अगर नहीं मिला है तो इस केस में क्या करेगा? ये रिपोर्ट तो देगा ही देगा, प्लस में डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट फॉर विच फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन। एक रिपोर्ट ये भी देगा कि इसे रिप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है, फेल टू रिसीव द रिप्लाई ऑब्जर्वेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे ये तीनों चीजें। इस केस में भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था और यहाँ पर भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। ऑर्डर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? मैं एक बार इसको पूरा बता देती हूँ। अगर फ्रॉड का अमाउंट जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है 2 दिन के अंदर, जैसे यहाँ पे 2 दिन के अंदर दी जा रही थी बोर्ड और ऑडिट कमेटी को, यहाँ पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे सबसे पहले। रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे विद इन 2 डेज के अंदर, एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी को भी देंगे। ऑडिट कमेटी और बोर्ड के रिप्लाई का वेट करेंगे 45 दिन तक, ठीक है। 45 दिन में अगर रिप्लाई आ जाता है, अगर आ जाता है तो रिपोर्ट प्लस में रिप्लाई प्लस में कमेंट खुद का, ठीक है, ऑडिटर के खुद का कमेंट, तीनों को मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे विद इन 15 डेज में। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में क्या? रिपोर्ट प्लस में एक नोट होगा जिसमें क्या है? सारी डिटेल्स होंगी कि रिप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है फ्रॉम द बोर्ड और ऑडिट कमेटी। ये तीनों चीज मिलाकर किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएंगी, ठीक है। ये तीनों चीज मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएंगी। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा कंपनी ऑडिट। मैंने यहाँ कोशिश करी थी कुछ चार्ट बनाकर, कुछ निमोनिक्स बनाकर, कुछ स्टडी मटेरियल का कंटेंट लेकर आपको इस चैप्टर को इजी तरीके से समझा सकूं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, कुछ हद तक चीजें याद भी हुई होंगी। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार और सुन लेते हो तो ये चैप्टर आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।